वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन नेरी स्टडी। गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहें। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सेशन लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर आज का सेशन एंजॉय करें। आज का सेशन हमारा जो आधारित है वो है मई और जून के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। आज हम उन पर चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए मोटिवेशनल कुछ लाइंस हैं जिन्हें मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगी, और ये लाइंस आपके लिए सच में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे कि कह रहे हैं कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या मझधार क्या। जब छोड़ सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। तो यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं, वो जो कहने का अर्थ है वो ये है कि जब आपने सोच ही लिया है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, तो फिर आप सोचना क्या, फिर कितनी भी मेहनत लगे आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, फिर कितनी भी मेहनत लगे करते जाइए और एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो सफलता के लिए मेहनत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप ये मत देखिए कि मैं गर्मी में बैठ के पढ़ रही हूँ या बहुत एसी में बैठ के पढ़ रही हूँ, ऐसी ये सारी फिर चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती। मेहनत आप जितनी ज़्यादा करेंगे सफलता उतनी ही बड़ी मिलेगी। तो बस मेहनत करते रहिए। तो जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या मझधार क्या। फिर लहरों से डरना क्या, जब आपने चुनौती दे ही दी है फिर मुसीबतों का सामना करते रहिए और पढ़ते रहिए। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि विदेश में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए वंदे भारत मिशन किसके, यहाँ पूछ रहे हैं कि वंदे भारत मिशन किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो ये वंदे भारत अभियान शुरू किया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। विदेश मंत्रालय इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इसका पहला चरण जो हुआ था वो था 7 से 12 मई। 7 से 12 मई तक इसका पहला चरण रहा, 7 से 12 मई तक। और एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, जो एयर इंडिया की सहायक है, उन दोनों ने मिलकर इसमें सहयोग किया। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, इन दोनों का इसमें सहयोग रहा। विदेशों से भारतीयों को कोरोना वायरस जो चल रहा है उसमें विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं, जो भारत आने के इच्छुक थे, उन्हें भारत इसी के माध्यम से बुलाया गया, वंदे भारत मिशन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु में किस पोत की मदद से श्रीलंका में फंसे भारतीयों को लाया गया। तो या तो आपसे समुद्र सेतु भी पूछा जा सकता है कि ये किसका है, ये मिशन किसका है, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें किस पोत की मदद से श्रीलंका से भारतीयों को भारत में मतलब वापस लाया गया। तो इसमें आईएनएस जलाश्व के माध्यम से भारतीयों को वापस लाया गया, और ये भारतीय नौसेना का, समुद्र सेतु भारतीय नौसेना का मिशन है। इसमें आईएनएस जलाश्व के माध्यम से भारतीयों को वापस लाया गया था श्रीलंका से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में औद्योगिक संयंत्र से किस गैस का रिसाव हुआ। यहाँ पूछ रहे हैं कि विशाखापट्टनम में औद्योगिक संयंत्र एक लगा हुआ था, उससे किस गैस का रिसाव हुआ। तो जो इसका सही उत्तर है वो है स्टाइरिन नामक गैस का रिसाव हुआ था। तो ये जो दक्षिण कोरिया की एलजी लैब की आरआर वेंकटपुर गांव स्थित अनुषंगी कंपनी एलजी पॉलीमर्स, इसका नाम है एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दक्षिण कोरिया की एलजी कैम है, कि दक्षिण कोरिया का इसमें कुछ हद तक हिस्सा है, वो इसे हैंडल करती है। तो ये एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसमें हाल ही में स्टाइरिन गैस का रिसाव हो गया, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी दिनों से बंद थी कोरोना वायरस के कारण, और फिर अचानक से इसे एक दिन स्टार्ट किया गया। जब शुरू किया गया कार्य तो वहाँ पर इस गैस का रिसाव हो गया, और इस गैस के रिसाव के कारण वहाँ आसपास रह रहे कई लोगों की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो लोग सो रहे थे और रात में इस प्रकार की घटना हुई। तो ये घटना जो है ये काफ़ी दुखद थी और इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। पूछ रहे हैं सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। आप देख रहे हैं कि टाइगर्स को बचाने के लिए कितने सारे मिशन चलाए जा रहे हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ इनकी संख्या पूछ रहे हैं कि बढ़कर कितनी हो गई। इनकी संख्या बढ़कर अब 96 हो गई है, 96 हो गई है, जो कि 2018-19 की जो गणना हुई थी, 2018-19 की गणना में ये 88 थी, 88 थी, जो बढ़कर अभी 96 हो गई है। तो ये बढ़ोतरी देखी गई है टाइगर्स की संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में पूर्व न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। हाल ही में वो कौन सा पूर्व न्यायाधीश है जिन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि राज्यसभा के लिए नामित कौन करता है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा श्री रंजन गोगोई जी को नामित किया गया है। ये वही हैं जिन्होंने अयोध्या जैसे बड़े विवाद पर अहम फैसले लिए। तो इन्हीं रंजन गोगोई जी को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। इनके नामित होने के बाद कई सारे विवाद भी सामने आए, परंतु अब ये राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पश्चिम बंगाल में हाल ही में कौन से तूफान ने तबाही मचाई है। वो कौन सा तूफान है पश्चिम बंगाल में हाल ही में आया जिसने भयंकर तबाही मचाई है। तो इस तूफान का नाम है अम्फन तूफान या उम्फन भी इसे बोला जाता है। और इस तूफान ने हाल ही में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई है। ये तूफान कहते हैं कि 1999 के बाद अम्फन ने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई है। और 1999 के बाद का अब तक का आया बंगाल की खाड़ी का ये बहुत ही भयानक तूफान था कि 1999 के बाद कोई ऐसा तूफान आया है जिसने इतनी भयंकर तबाही मचाई है। इसने बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भयानक तबाही मचाई है, जिसमें बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को बहुत ही ज़्यादा हानि हुई है। ममता बनर्जी जी ने तो यहाँ तक कहा है कि कोरोना वायरस से ज़्यादा, मतलब कोविड-19 से ज़्यादा बड़ा जो देखा जाए वो ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक घटना घटित हुई है जो कोरोना वायरस से ज़्यादा खतरनाक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है। तो हाल ही में किस राज्य ने उद्योगों को खेल का दर्जा, मतलब खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया है। तो ये है मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है अपने राज्य में, क्योंकि वो खेलों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जुड़े, उसे एक उद्योग के तौर पर लें और इस प्रकार से खेलों को बढ़ावा मिल सके, इसलिए मिजोरम ने ऐसा किया है। यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है जोरमथंगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 8 कहता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे नैम भी कहा जाता है, NEM नैम भी कहा जाता है, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है उसमें ये जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो वर्चुअल इसलिए हुआ क्योंकि कोविड-19 फैला हुआ था। जो अध्यक्ष थे, देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे, इसीलिए ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ। और इसकी अध्यक्षता अजरबैजान ने की। किसने की? अजरबैजान, जिसकी राजधानी है बाकू। जिसकी राजधानी क्या है? अजरबैजान की राजधानी है बाकू। और इनके जो यहाँ के राष्ट्रपति थे इल्हाम अलीयेव, इनका नाम है इल्हाम अलीयेव, ये यहाँ के राष्ट्रपति थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है मुस्तफ़ा कदीमी। जो भी नई नियुक्तियां हुआ करें उन्हें तो ज़रूर याद रखिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती हैं। तो बता रहे हैं कि इराक के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है मुस्तफ़ा कदीमी। ये इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हम इराक की राजधानी की बात करें तो बगदाद यहाँ की राजधानी है। इराक की राजधानी है बगदाद और यहाँ की मुद्रा है इराकी दिनार। यहाँ की मुद्रा है इराकी दिनार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि काला पानी और लिपुलेख और लिम्पियाधुरा किस राज्य में स्थित हैं।
ये तीनों ही स्थान इस समय विवाद में बने हुए हैं, तो हमारे लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इनकी वर्तमान स्थिति कहाँ पर है। तो ये उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर स्थित है। उत्तराखंड नेपाल की सीमा पर ये स्थित है और भारत इन्हें अपना क्षेत्र कहता है, जबकि नेपाल इन्हें अपना क्षेत्र कहता है। तो ये काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा ये उत्तराखंड में भारत के क्षेत्र में स्थित हैं। तो हम इसे भारत की दृष्टि से देखेंगे और ये हमारा हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत कौन से नंबर का हथियारों का क्रेता बन गया है। क्रेता मतलब उनको आयात करने वाला, उनको खरीदने वाला। तो भारत कौन से नंबर का क्रेता बन गया है? इसका सही उत्तर है 2। भारत दूसरे नंबर का, सऊदी अरब के बाद भारत दूसरे नंबर का क्रेता बन गया है हथियारों का सबसे बड़ा। तो सऊदी अरब पहले नंबर पर कौन? सऊदी अरब। और भारत कौन से नंबर पर? भारत दूसरे नंबर पर इसमें है। इसके बाद हम देखते हैं तो प्रश्न संख्या 12 कहता है कि भारत को सबसे अधिक हथियारों की आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है। भारत को आपूर्तिकर्ता, हथियारों को देने वाला, जो हथियारों की आपूर्ति करता है वो देश कौन सा है? तो इसमें पहले नंबर पर रूस है। रूस टॉप पर है। 56% जो हथियार है भारत वो रूस से खरीदता है। इसके बाद इजराइल सेकंड और फ्रांस इसमें थर्ड नंबर पर आता है। भारत को आपूर्ति करने के लिए जो हथियारों की आपूर्ति है उसमें इजराइल सेकंड नंबर पर और फ्रांस थर्ड नंबर पर आता है। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से विच्छेद की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से विच्छेद की घोषणा मतलब अलग होने की घोषणा कर दी है। तो ये करने वाला इस समय एक ही देश है, वो है अमेरिका। अमेरिका जो हाल ही में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनसे बाहर हुआ है और उन्हीं में से एक है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसके वर्तमान इस समय जो हेड है वो है टेड्रोस अधानोम। और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और अमेरिका का इससे बाहर होने का जो रीज़न है वो ये है कि अमेरिका का ऐसा मानना है कि WHO का जो झुकाव है वो चीन की तरफ ज़्यादा है, जबकि WHO को सबसे ज़्यादा आर्थिक मदद देने वाला देश अमेरिका है, परंतु उसका चीन की तरफ जो झुकाव है वो इसके अलग होने का कारण है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या रही। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सिर्फ इस साल की नहीं, आपको नेक्स्ट जो लास्ट ईयर रहा है उसकी भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो 2020 में भारत की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में रिपोर्ट में जो स्थान रहा है वो है 144, 144 भारत की रैंक रही। और ये 153 देशों में भारत की 144 रैंक रही। इसमें अगर हम टॉप पर बात करें तो टॉप किया है फिनलैंड ने और अंतिम स्थान पर मतलब 153वें स्थान पर कौन रहा? अफगानिस्तान इस लिस्ट में लास्ट में रहा है। अगर हम बात करें 2019 की तो 2019 में लास्ट ईयर हमारी रैंक 140 थी। कितनी थी? 140 थी। और दिन प्रतिदिन हमारी रैंक लगातार घट रही है। मतलब घटने का मतलब है स्थिति लगातार खराब हो रही है कि भारत की हैप्पीनेस इंडेक्स में स्थिति खराब होती जा रही है। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी भारत से इस रैंक में आगे है और भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। ये जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ये रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसके बाद प्रश्न संख्या 15। ईरान की नई मुद्रा कौन सी है? यहाँ पूछ रहे हैं कि ईरान की नई मुद्रा कौन सी है। तो ईरान ने हाल ही में अपनी मुद्रा टोमान कर ली है। ईरान ने अपनी नई मुद्रा टोमान कर ली है और यही ईरान की अब नई मुद्रा रहेगी। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि फोर्ब्स 2020 अरबपतियों की सूची में भारत में कौन शीर्ष पर रहा। तो ये फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई थी अरबपतियों की। इसमें पूछ रहे हैं भारत में कौन शीर्ष पर रहा।
तो भारत में शीर्ष पर रहे हैं मुकेश अंबानी, जो भारत के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति बताए गए हैं। इसके साथ साथ अगर इस फोर्ब्स की इस इंडेक्स में इनका स्थान देखा जाए तो ये 21वें नंबर पर है, परंतु भारत में ये टॉप पर है, भारत में ये टॉप पर है। सेकंड नंबर पर राधा कृष्ण दमानी ही रहे और थर्ड नंबर पर भारत में शिव नाडार जी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नए मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? भारत में नए मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो इसमें यदि हम बात करें सतर्कता आयुक्त की तो संजय कोठारी जी, संजय कोठारी जी नए मुख्य सतर्कता आयुक्त बने हैं और ये 10वें, संजय कोठारी जी जो हैं वो नए मुख्य सतर्कता आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विमल जुल्का किस पद पर नियुक्त हुए हैं? प्रश्न संख्या 18 कहता है कि हाल ही में विमल जुल्का किस पद पर नियुक्त हुए हैं? तो ये मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं और ये 10वें भारत के 10वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं विमल जुल्का, जो हाल ही में क्या बने हैं? मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना राजदूत कौन बना है? ये संयुक्त राष्ट्र यूएन का जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम है इसकी सद्भावना राजदूत कौन बना है? तो दिया मिर्ज़ा जी को, दिया मिर्ज़ा जो कि भारतीय अभिनेत्री हैं, ये इसकी सद्भावना राजदूत बनी है 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए ये मिस इंडिया रह चुकी हैं, इसके साथ साथ मिस एशिया पैसिफिक भी दिया मिर्ज़ा जी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेस्कॉम के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? नेस्कॉम के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो यूवी प्रवीण राव जी नेस्कॉम के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। इसके साथ साथ रेखा एन मेनन, क्या नाम है इनका? रेखा एम मेनन, ये क्या बनी हुई हैं? ये वाइस चेयरपर्सन बनी है। नेस्कॉम की वाइस चेयरपर्सन रेखा एम मेनन जी बनी है और जबकि यूवी प्रवीण राव इसके चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 21 कहता है कि सिंगापुर के उच्चायुक्त कौन बने हैं? सिंगापुर के उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पी कुमारन। पी कुमारन जी सिंगापुर के नए उच्चायुक्त बनाए गए हैं। इससे पहले ये कतर में राजदूत थे, भारतीय राजदूत थे। कहाँ पर? कतर में। इससे पहले ये कतर देश में थे और अब ये सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 22, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ अवार्ड 2019 पुरुष में किसे मिला? विजडन लीडिंग क्रिकेट अवार्ड 2019 पुरुष वर्ग में किसे मिला है? तो यदि हम बात करें 2019 का तो ये बेन स्टोक को मिला है, इंग्लैंड के खिलाड़ी बेन स्टोक को मिला है। और अगर हम महिला वर्ग में देखें तो महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पेरी को ये जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है महिला वर्ग में, ये इन्हें मिला है। जबकि अगर हम देखें लास्ट 3 ईयर्स का तो पिछले 3 वर्षों से लगातार विराट कोहली इस पुरस्कार को जीतते आ रहे थे, परंतु इस बार 2019 में ये बेन स्टोक को मिला है जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास सम्मान 2019 किसे मिला है? व्यास सम्मान 2019 किसे मिला है? ये मिला है नासिरा शर्मा जी को। नासिरा शर्मा जी को मिला है और इनको कागज की नाव ये इनकी कृति है, कागज की नाव, जिसके लिए इनको व्यास सम्मान मिला है इसके लिए। और जबकि हम बात करें 2018 में ये पुरस्कार किसे मिला था तो लीलाधर जगूड़ी जी को ये पुरस्कार मिला था। और इनकी किस रचना के लिए? जितने लोग उतने प्रेम रचना के लिए 2018 में लीलाधर जगूड़ी जी को ये पुरस्कार दिया गया था। और ये पुरस्कार देता कौन है? तो के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन जो है वो ये व्यास सम्मान को देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबल पुरस्कार 2020 में किसे मिला है? एबल पुरस्कार 2020 में किसे मिला है? तो ये मिला है हिलेल फ्रेंस्टेनबर्ग को और ग्रेगरी मार्गुलिस को। हिलेल
फ्रेंस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस, इन दोनों को ये एबल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से संबंधित कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब भाई ये भी तो जानना ज़रूरी है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो एबल पुरस्कार हमारे लिए थोड़ा सा नया सा लग रहा है। तो ये एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में जो लोग उत्कृष्ट कार्य करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा, एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, गुलिर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। गुलिर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। तो 2020 में ये पुरस्कार दिया गया है जेनेथ बेदोया लीमा को दिया गया है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार जो किसे मिला, इसके साथ साथ ये किस क्षेत्र में मिला, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे प्रश्न जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो आप बस इन्हें याद करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजीत जोगी जी जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अजीत जोगी जी जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। अजीत जोगी जी छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। और जब छत्तीसगढ़ राज्य बना 2000 की हम बात कर रहे हैं, तो जब ये राज्य बना तो यहाँ के पहले सीएम कौन बने थे। यहाँ के पहले सीएम अजीत जोगी जी ही बने थे। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले सीएम अजीत जोगी जी ही बने थे। तो इनके निधन पर यहाँ पर 3 दिवसीय अवकाश की घोषणा कर दी गई, क्योंकि ये यहाँ के पहले सीएम थे जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलबीर सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ वो किस खेल से संबंधित थे। तो ये हॉकी से संबंधित थे। किससे? हॉकी से संबंधित थे ये बलबीर सिंह जी। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और ये उस टीम के सदस्य थे जिस टीम ने स्वर्ण पदक दिलाया ओलंपिक में जिस हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक दिलाया भारत को, उस टीम के ये सदस्य थे, इसीलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मई को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 मई को किस दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और इसी दिन जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो भी जारी की जाती है, जिसमें भारत की स्थिति बहुत ही ख़राब चल रही है और चीन जैसे देश तो बॉटम में आते हैं। तो जितने भी देश, चीन, अमेरिका, इस तरह के देश तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत में आते हैं। तो पत्रकारिता को बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है इन देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेल कहाँ होंगे। 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेल कहाँ होंगे। तो वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, कोविड-19 इतना ज़्यादा फैला हुआ है, एक महामारी बन चुका है सभी देशों के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो गेम है इनको फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है और ये टोबैगो और ट्रिनिडाद में होने वाले थे और इन्हें वर्तमान में स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 31 कि कोरोना के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। देखिए, बीमा बहुत सारे राज्यों ने प्रदान किया है, तरह तरह से अलग अलग योजनाएं चलाई गई कोविड-19 से लोगों को सहायता देने के लिए, परंतु पहला राज्य कौन सा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो कोरोना के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर इसमें प्रदान किया जाएगा। प्रश्न संख्या 32 कहता है कि मई 2020 में किस खिलाड़ी ने
वर्चुअल मैड्रिड ओपन का खिताब अपने नाम किया? तो मई 2020 में किस खिलाड़ी ने वर्चुअल मैड्रिड ओपन का खिताब अपने नाम किया? तो इसका सही उत्तर है एंडी मरे। एंडी मरे जी ने ये वर्चुअल मैड्रिड ओपन का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 33 कहता है कि वर्ष 2020 5 मई विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या थी? यहाँ 5 मई को जो विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है 2020 में, उसका विषय पूछ रहे हैं। तो इसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स। इनफ अस्थमा डेथ्स, ये विश्व जो अस्थमा दिवस मनाया गया 2020 में, इसकी ये थीम थी। और ये अस्थमा दिवस 5 मई को नहीं मनाया जाता है, ये महीने के जो मई महीना है उसके पहले मंगलवार को, मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस बार ये मंगलवार 5 मई को पड़ा था। इस बार ये मंगलवार 5 मई को पड़ा, इसलिए 5 मई को इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? किस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने साइबर एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम प्रश्न ये कहता है कि कोविड-19 के दौरान सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त बीमा आच्छादन का आकार क्या है? कोविड-19 के दौरान सरकारी अस्पतालों में, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर जो कार्यरत है स्वास्थ्य कर्मी, उनके लिए सरकार द्वारा प्रदत्त बीमा कवर का आकार क्या है, कि कितने का बीमा कवर उन्हें दिया जाएगा या दिया गया है? तो इसका जो आकार है वो है 25 लाख रुपए तक का। 25 लाख रुपए प्रदत्त बीमा आच्छादन का आकार है, वो भी किसके द्वारा? सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य कर्मियों जो हैं, स्वास्थ्य केंद्रों पर जो कार्यरत हैं, सरकार के द्वारा उनको 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा, वो भी कोविड-19 के दौरान। तो ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। कैसे लगे आपको प्रश्न, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस तरह से आपके लिए और भी सेशंस लेके आऊँगी। ये सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।